बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पे। नाज़रीन, सुबह सबकी अच्छी होती है, सबको अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना, बड़े सारे प्लान्स होते हैं। रात को सोने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो नींद की खुमारी हमें बिस्तर से उठने नहीं देती, बड़ी प्यारी होती है, सबको नींद बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हम यही सोच रहे होते हैं 10 मिनट और, 5 मिनट और, 3 मिनट और। कभी अगर बच्चों को स्कूल भेजना है इस चक्कर में बच्चे लेट हो जाते हैं, कभी मियाँ को ऑफिस भेजना है इस चक्कर में मियाँ लेट हो जाता है, अगर हमें कहीं खुद ऑफिस जाना है या कहीं काम पे जाना है हम उसमें लेट हो जाते हैं। हमसे ये जो टाइम की पाबंदी है ना, ये प्रॉपर हो नहीं पा रही होती, जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए ना आपके पास एक पेपर और एक पेन होना चाहिए। रात को आप एक ऐसा खाली पेपर ज़रूर ले लिया करें और उसमें अपनी रात की जो चीज़ें हैं ना वो ज़रूर लिख लिया करें। तो इसमें तो मेरा अपना फर्रा है जो मुझे आपके सामने शो पे अभी बोलना होता है। खैर मैं आपको बताती हूँ कैसे। ऐसे आपने एक पेपर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक चार्ट बनाना है रात को सोने से पहले। ये है आपके सुबह के काम, ठीक है, मॉर्निंग वर्क। ऐसे आपने एक कॉलम बना लिया, दूसरा कॉलम आपने बना लिया अपने वो वाले काम जो आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क, ठीक है। एक आपने बना लिया इम्पॉर्टेंट वर्क। इस तरह के 3 आपने अपने कॉलम्स बना लिए। अब ये जो बॉक्सेस आपने बनाए ना, इस बॉक्सेस में होगा ये कि जो आपके बहुत गैर ज़रूरी से ना ज़रूरी से काम है मगर आपको रात को सोने से पहले याद है, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी किसी फ़ोन करना है अपनी दोस्त को, सहेली को, जिसको आपने कोई महीने से फ़ोन नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि भाई कल कर लूँगी वो नाराज़ हो जाएगी, कल कर लूँगा वो नाराज़ हो रहा है, तो उसको या किसी रिश्तेदार को बात करनी है या किसी की खैर खैरियत पूछनी है जो कि आपको लगता है कि आपको एज़ फैमिली मेम्बर कर लेनी चाहिए, तो उसमें आप नॉट इम्पॉर्टेंट वाली इस बॉक्स में डाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट काम अगर आपने कहीं जाना है, किसी की तीमारदारी के लिए, किसी के हस्पताल जाना है, किसी की फ़ीस पे करनी है या अपना कोई बिल जमा करवाना है, या फिर अपने भले मोबाइल के ऐप्स के ज़रिए अपने मोबाइल से अपने बिल या गैस का कोई बिल पे करना है, तो फिर वो आपने इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में लिख दिया, क्योंकि डेट निकल जाए तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। बच्चों को पिक करना है, ये टाइम पिक करना है, इस टाइम पे मैंने अपना जिम जाना है, इस टाइम तक मैंने अपना काम कंप्लीट कर लेना है, मैंने हांडी कंप्लीट कर लेनी है, मैंने अपने स्टाफ, अपने घर वालों के साथ किस तरीके से उसकी मैनेजमेंट करनी है, सफाई की और सबको खाना खिलाने की, लंच की, डिनर की, वो सारी मैनेजमेंट हल्की आंच पे लिखे। देखें आप उसके बाद क्या होगा, एक हफ़्ता करेंगे, ये नहीं कि आपको सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा। ये जो चार्ट मैनेजमेंट मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपने एक हफ़्ता करना है इस प्रैक्टिस को। उसके बाद उस रूटीन में आप इतना ईजी हो जाएंगे कि आप बोलेंगे वाह मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई। लोग कहते हैं ना मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, चाबी रखती हूँ भूल जाती हूँ, कहीं जाती हूँ भूल जाती हूँ, बच्चा अपना भूल जाती हूँ, किसी और का बच्चा हाथ पकड़ के लेके निकल जाती हूँ, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। दालचीनी का पाउडर, मगर वो वाली दालचीनी जो गोल वाली नहीं होती लकड़ी की, ऐसी बिल्कुल गोल घूमी हुई, वो वाली सीधी ऐसे खड़ी दालचीनी नहीं, वो दालचीनी का जो पाउडर है या नहीं है तो आप पाउडर बना लें, उसका पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर दें थोड़ा सा चाय में। एक तो आपका वज़न भी बहुत जल्दी कम होगा और नर्वस ब्रेकडाउन के लिए बहुत अच्छा है। उसको आप शहद में, नीम गर्म पानी में, कॉफ़ी में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड। ऐसे ऐसे वज़न भी गायब होता है कि आप बोलते हैं यार ये मेरा वज़न किधर जा रहा है, मैं तो ना डाइट कर रही हूँ, ना कर रहा हूँ, ना मैं जिम जा रही हूँ, ना जा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो आप नर्वस ब्रेकडाउन के लिए भी अच्छी चीज़ है, दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करना शुरू करें, देखें आपको कितना फ़ायदा होगा। ब्लैक कॉफ़ी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपनी ज़िंदगी से चाय को निकालें। चाय की जगह अगर पीना है चाय तो आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करें। आप कॉफ़ी की तरफ ज़्यादा आ जाएं तो आपकी जो ये मेमोरी है ना, मेमोरी लॉस जो हो जाता है हमें, इससे आपका छुटकारा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल में रवा दवा हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और आप जितने भी गोरे देखें सारे कॉफ़ी पीते हैं। आप मुल्क से बाहर जाएँ सबको कॉफ़ी की आदत है। हम तो यहाँ पे मजाक बनाते हैं ना किसी के साथ, अगर हमने किसी को बहुत अपने आप को अमीर दिखाना है, हमने दिखाना है हम बहुत क्लास कॉन्शियस हैं, तो फिर हम अपनी फ्रेंड को या किसी जानने वाले को कहते हैं ओ माय गॉड आज मैंने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी है, मेरा तो दिन ही नहीं शुरू हो रहा। ये वाले इस तरीके से आपने कॉफ़ी नहीं पीनी। कॉफ़ी को अपनी हेल्थ के हिसाब से पीना है तो तरीके से पीजिए, ठीक है। तो मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ मगर अभी तो आज मुझे कॉफ़ी तो क्या, मुझे तो नाश्ता भी कोई नहीं पूछ रहा। खैर मगर मैं अपने घर से खा पी के आती हूँ, तरीके से अच्छा नाश्ता करके आती हूँ, उसके बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी भी ज़रूर लेती हूँ। एनीवे हम बात करें जब हेल्थ की, तो क्यों ना हम बात करें स्किन की, है ना जी। हेल्थ आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जिस्म की कोई भी अज़ा आंगन जो है उसकी हो। सेहत इज़ इम्पॉर्टेंट, हज़ार नेमत। तो मेरे पास एक ज़बरदस्त मेहमान है जिनको मैं अभी मधु आपके सामने कर चुकी हूँ, बताती हूँ कौन है। बड़ी प्यारी सी जो है वो मेहमान मैंने यहाँ पर बुलाई हैं और उनको वजह बता दूँ, वजह शोहरत क्यों बुलाया मैंने।
आज हम उनसे पूछेंगे मॉर्निंग की और नाइट की स्किन रूटीन, जिसमें हम घपले में फंसे पड़े हैं। कोई हमें कहता है रेड ऑयल इस्तेमाल करें, कोई कहता है हाइलुरोनिक इस्तेमाल करें, कोई कहता है विटामिन सी, कोई कहता है एल्बर्टन इस्तेमाल करें, ठीक है, गायकोलिक एसिड इस्तेमाल कर लें। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? पता चल गया है लोगों को, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए, वो किस चीज़ के लिए, मगर हमें इस्तेमाल नहीं करना आ रहा। अच्छा, और किस स्किन टाइप्स के लिए ये है, किस स्किन टाइप्स के लिए नहीं है, इसके बारे में भी नहीं पता चल रहा। अब होता ही है कि कुछ लोग जब इन चीज़ों का एक्सेस ऑफ इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर उसकी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो वो स्किन बिल्कुल झुर्रियों की तरफ ख़राब, बर्न और डैमेज हो जाती है, ठीक है। और इन चीज़ों को कब हमने धूप में लगा के जाना है और धूप में नहीं लगाना, इन सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर हमना साकिब, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त, आपके प्यार में, आपकी दुआओं में। मुझे ये बताइए, ये जो स्किन केयर रूटीन है ये क्या होती है जो कि हमने सुबह और रात को फॉलो करनी होती है, और ये कितनी ज़रूरी है? पहले तो इस चीज़ के बारे में हमने कभी सुना ही कोई नहीं था, ना कोई ट्रेंड में था। अब तो ये ट्रेंडिंग ये रील्स जारी होती हैं, लोग अपना व्लॉग्स बना रहे होते हैं, इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, प्लीज़ से। बेसिकली स्किन केयर उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी बाकी हेल्थ केयर ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले 2 टाइप्स की स्किन केयर आ जाती है, मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर। इट्स ऑल अबाउट द प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रीजुविनेशन और रिपेयर। जो मॉर्निंग को हम काउंट करते हैं उसमें हम रिपेयर और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और जो नाइट में हम बात करते हैं उसकी हम रिपेयर और रीजुविनेशन की बात करते हैं। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी स्किन केयर में आपने पहले अपनी हाइड्रेशन को कंप्लीट रखना है। हाइड्रेशन अच्छी होगी, स्किन आपकी जितना वो हेल्दी होगी उतना ग्लोई होगी। उसके अलावा मॉर्निंग की स्किन केयर डिफरेंट होती है और नाइट की थोड़ी डिफरेंट होती है। लोगों को कंसेप्ट नहीं है, जो चीज़ वो सुबह में लगा रहे हैं वही रात को लगा रहे हैं, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे एक ही चीज़ लगा रहे हैं, या फिर कोई एक चीज़ सूट कर जाती है तो फिर उसी पे लगे रहते हैं, डे में भी, नाइट में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले ये होता है कि अगर वो लगा रहे हैं तो फिर उनको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी चीज़ पहले अप्लाई करनी है, कौन सी बाद में अप्लाई करनी है। लोग सबसे पहले हमेशा जो भी ये कंसिस्टेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी होती है। जो जितना वाटर बेस्ड होता है उसको पहले लगाना होता है, जो जितना थिकर होता है उसको बाद में अप्लाई करना होता है। इसके अंदर सबसे पहले ये बात है कि अपनी स्किन केयर को कीप इट सिंपल, इसको बिल्कुल बेसिक रखो। कोई इतने ज़्यादा, क्योंकि हर बंदा एक जैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो घरों में हैं या वैसे हैं जो अफोर्ड करते हैं वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जो नहीं करते तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सिर्फ बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर क्लेंजर है, जो आपने सुबह उठ के मॉर्निंग रूटीन के अंदर क्लेंजिंग इस्तेमाल करनी ही करनी है। क्लेंस करें अपने फेस को जेंटल क्लेंजर के साथ। इसमें भी अब वेरिएशंस आ जाती हैं कि क्लेंजर कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा क्लेंजर यूज़ होगा। जो ऑयली है उसके लिए आप फोम बेस या जेल बेस लगा सकते हो। जो आपकी ड्राई स्किन है उसके लिए आप कोई भी क्रीम बेस या कोई भी मिल्की फॉर्म का कोई भी क्लेंजर लगा सकते हैं। उसके अगर नॉर्मल स्किन टाइप है तो नॉर्मल के लिए भी आप कोई भी जो मॉइस्चराइज़र वाला होता है वो आप लगा सकते हो, क्रीमी बेस्ड वाला। अच्छा। उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा इशू होता है क्योंकि जिस तरह का आजकल मौसम है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट को अगर आप लोगे तो आपकी स्किन ठीक रहेगी, हेल्दी भी रहेगी और ग्लो भी करेगी, और आपकी एजिंग भी उस हिसाब से रिवर्स होगी। अच्छा, इसी रूटीन में मैं एक चीज़ टोनर को भी ऐड करना चाहूँगी। जो टोनर्स होते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टोनर हमने लगाना है? बिकॉज एक आता है मेडिकेटेड टोनर और एक आता है कॉस्मेटिक्स के, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने भी टोनर निकाले हुए। हमें कैसे पता चलेगा हमारी स्किन को इस टोनर की ज़रूरत है और हमें ये टोनर जो है हमारी स्किन को जो है कारामद सही है, अच्छा साबित होगा? बेसिकली जो टोनर है ये आपकी पीएच को कंट्रोल करता है। स्किन की एक अपनी पीएच है जिसको कंट्रोल रखोगे तो आपकी पिगमेंटेशन भी नहीं होगी, आपको एक्नी वगैरह भी नहीं होगी, आपको क्लोग पोर्स वगैरह भी नहीं होंगे, पोर्स इनलार्ज भी नहीं होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि अब तो वो आफ्टर क्लेंजिंग करना हमने, सॉरी वो आफ्टर क्लेंजिंग करना? हाँ जी, टोनर हमेशा आफ्टर क्लेंजिंग होता है। अच्छा। इसमें ये होता है पहले जब स्टार्टिंग में फेस वॉशेस वगैरह या इतना स्किन केयर का नहीं था ट्रेंड, इसमें ये होता था कि लोग सोप बार्स यूज़ कर रहे हैं। उसमें होता था कि वो हार्श होते हैं, वो आपकी स्किन की पीएच को डिस्टर्ब कर देते, तो आप अप्लाई करते थे टोनर। अब जो मार्केट में मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड जो फेस वॉश आ रहे हैं उसके अंदर नॉर्मल पीएच ऑलरेडी होती है, तो उसके अगर आप वो वाले यूज़ कर रहे हो जो पीएच न्यूट्रल पीएच के साथ हैं तो टोनर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा। तो क्योंकि हमने पीएच को कंट्रोल करना है, अगर वो आपकी किसी और फेस वॉश के साथ कंट्रोल रह रही है तो फिर आप स्किप कर सकते हो। बट बाकी जो चीज़ें हैं उनको आपने उसमें स्किप नहीं करना। उसके अंदर क्लेंजर है, उसके बाद आप टोनर अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने कोई भी अगर मॉर्निंग है तो उसमें आपने विटामिन सी अप्लाई करना है। ये आपकी स्किन को ब्राइट भी रखती है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और अगर आप इसको कंबाइन करते हो विद द सनस्क्रीन तो ये आपको उसके रिजल्ट्स को बूस्ट करके देता है। अच्छा। हाँ जी।
और नाइट में फिर आप अपनी मॉइस्चराइज़र करोगे। अगर क्लिनजिंग की ज़रूरत है, अगर आप कहीं पे इवेंट वगैरह पे गए और आपने बहुत हैवी मेकअप किया है तो आप डबल क्लिनज कर सकते हो, या पहले माइसेलर वाटर के साथ उसको क्लीन करें, देन आप क्लिनज करें। उसके बाद उसको प्रॉपरली, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो यू कैन अप्लाई द हाइलोरॉनिक एसिड एंड देन यू कैन अप्लाई द मॉइस्चराइज़र और आप आराम से सो सकते हो। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वाज ज्वाइन करते हैं हम। फिर हमना के साथ ही बात कर रहे हैं जो कि आपको बता रही हैं कि ये जो हमारी स्किन केयर रूटीन है इसको हमने किस तरीके से फॉलो करना है ताकि हमारी स्किन जो है वो बहुत हेल्दी, ग्लोइंग और शाइनिंग लगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा और आज हम स्किन केयर रूटीन के ऊपर बात करें। डॉक्टर हमना हमारे साथ, एस्थेटिक जो है फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो रेटिनॉल है इसको किस तरीके से और किस चीज़ के साथ हमने इस्तेमाल करना है। अभी भी मेरी बहुत सी बहनें जिसको रेटिनॉल के बारे में पता है मगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, या तो रेटिनॉल लगा के चूल्हे पे चली जाती है या फिर रेटिनॉल लगाया हुआ होता है और फिर धूप में चली जाती हैं। तो इसके क्या ख़तरात हैं अगर हम सीधा धूप में लगा के चले जाएं या चूल्हे पे चले जाएं, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा और डस्टिंग कर रहे हैं ऑल दैट, वो जर्म्स के, डस्ट के पार्टिकल्स हमारे चेहरे पे पड़ रहे हो। इज़ दैट ओके टू गो विद दिस टुगेदर? बिल्कुल नहीं। इसको एक प्रॉपर वे से आप लगाओगे तो ही आपकी स्किन पे उसका इफेक्ट होगा। अगर आप सिर्फ रेटिनॉल लगाओगे और आपको ये नहीं पता कौन सी स्किन टाइप के ऊपर कितना परसेंटेज यूज़ करना है, किस टाइम पे लगाना है और कितने टाइम से इसको स्टार्ट करना है, क्या इसको भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ लगाना चाहिए या कोई भी मुंह उठा के बाजार में कोई भी अच्छे प्रोडक्ट का आए तो हम लगाना शुरू कर दें? देखिए, जो मार्केट में है उसमें डिफरेंट वेरिएशंस है परसेंटेज की। स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है ये आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है। तो आप उनसे कंसल्ट करके आप उनसे अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपने सिरम्स या अपनी स्किन केयर रूटीन के करवा सकते हो। इसमें ये होता है, रेटिनॉल जो है बेसिकली इट्स अ विटामिन ए, इट्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए। आप लगाते हो, ये आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करता है एज वेल एज ये आपके लिए एंटी एजिंग का काम भी करता है। तो ये पील ऑफ भी करता है रेटिनॉल? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपकी स्किन को जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप वंस अ वीक से और ट्वाइस अ वीक से स्टार्ट करो, फिर ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करते जाएँ। तो फिर अगर स्टार्टिंग में जब आप लगाते हो तो वो आपकी स्किन को इरिटेट भी करता है, थोड़ा फ्लेकी भी करता है, बट उसको मॉइस्चराइज़र के साथ, सन ब्लॉक के साथ आप उसको कवर अप कर सकते हो। इसकी टाइमिंग्स क्या, मतलब किस तरीके से इसको डे टाइम में लगाना है? इसको नाइट टाइम में लगाना चाहिए। नाइट में? नाइट टाइम तो में उसको धूप में नहीं लगा के जा सकते? धूप में नहीं लगाना चाहिए। सुबह में आप कोई सेफेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे विटामिन सी हो गया, आप कोई वैसे हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ करें वो लगाएं। नाइट में वैसे अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है तो रिकमेंड होता है कि आप अपनी रेस्टिंग फेज़ में होते हो तो उस टाइम पे आपको और कोई काम नहीं होता, बस आपकी स्किन भी रेस्ट कर रही होती है। तो आप उसमें लगाओगे, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे, आप आराम से उसको आपकी स्किन को भी इरिटेट नहीं करेगा और यू आर गुड टू गो। नाइसिनामाइड वगैरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट भी होता है उसके अंदर, राइट? तो ये किस लिए होता है? और ये ड्राई स्किन वाले कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले कर सकते हैं? बेसिकली जो नाइसिनामाइड है ये आपकी ऑयल अब्जॉर्प्शन को, ऑयल जो आपकी प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। ये बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं जो एक्नी प्रोन या ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको लगाएं। वो आप ट्वाइस अ डे में भी लगा सकते हो, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी लगा सकते हो। इसको मिक्स करना है किसी के साथ? नहीं, आप इसको मिक्स ना करें, लेयर अप करें। सबसे पहले आप नाइसिनामाइड लगाएं, फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं, देन उसको लॉक करें विद द सनस्क्रीन। उसके साथ आप चलोगे तो डेफिनेटली अगर आप पहले थिकर कोई चीज़ लगा लोगे तो फिर आपका जो वाटर बेस्ड सीरम है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। और ये ड्राई स्किन वाले नहीं लगा सकते? नहीं, ड्राई स्किन वालों के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। और अल्फा अल्बर्टन ये किस लिए है और किस वक्त लगाना है? ये भी आप नाइट टाइम में लगा सकते हो। ये भी आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए होता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए होता है और एंटी एजिंग के लिए होता है। फाइन लाइन्स, रिंकल्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। बट मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं जो इनको लगा रहे हैं, तो आप अगर आपको इतना आइडिया है या आपने पहले एक चीज़ आपको सूट कर गई है और उसमें दोबारा भी अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में लगा रहे हो तो वो आपको इरिटेट भी करती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर अपने किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो और फिर अपनी स्किन के लिए सेफेस्ट प्रोसीजर्स या सेफेस्ट जो स्किन केयर है उसको लेके आप चलो। ग्लाइकोलिक एसिड ये कब लगाना है? ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली इट्स अ पील ऑफ, केमिकल पील ऑफ इसको हम बोलते हैं, जो बेसिकली मेडिकल की टर्म में आपकी। हाँ जी, मेडिकल टर्म में हम ये बोलते हैं कि इट्स वे बेटर देन फिजिकल एक्सफोलिएशन। ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करती है, आपकी ऑयल को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल पोर्स हैं उनको ये श्रिंक करने में बहुत हेल्प आउट करता है। तो ये भी आप नाइट टाइम में और वंस अ वीक से स्टार्ट करें। इसको डेली लगाने की ज़रूरत नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज कि आप कितनी परसेंटेज इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मेरे हाथ पे ना वो बारीक बारीक इस तरह के पोर्स थे थोड़े ना, तो वो जब से मैंने इस्तेमाल किया मुझे महीना 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया, मगर मेरे ना काफ़ी हद तक वो जो पोर्स है ना वो बिल्कुल ही नीट हो गए, जैसे मेरे कभी बाल या उसका कोई सुराख था ही नहीं। इट्स अ बिल्कुल नीट स्किन। मेरे वैसे हाथ में भी बाल बहुत लेस है,
तो मगर वो जो थोड़े से सुराख तो हो जाते हैं ना जब बाल नोचता है, तो वो बिल्कुल नीट हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा, इट्स नथिंग लाइक है। तो ये ग्लाइकोलिक एसिड हाँ से जी हुआ बिल्कुल, है। ये आपके पोर्स को पोर्स बंद कर देता है। पोर्स बंद कर देता है, इसको डीपली क्लेंस करता है। इसको फेस पे भी लगा सकते हैं? इसको फेस पे भी आप लगा सकते हो, अगर आपको कहीं पे भी हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, बट कितनी परसेंटेज है ये उस पर डिपेंड करता है। लास्ट नाइट की बता दें हमें रूटीन, किस तरीके से उसको लॉक करना है और कैसे करना है? नाइट में भी यही है कि आप सबसे पहले क्लिनजिंग करें, अच्छा जेंटल क्लिनजर अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है, उसको माइल्ड सा क्लिनजर करके उसको थोड़ा सा रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद अगर आपके पास आइसिंग है आप आइसिंग कर लो, एक आइस फेशियल बहुत ट्रेंडिंग में है, उससे भी आपकी स्किन के तरफ जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन मिलती है तो उसको उतना ब्रीथ करने का मौका मसाज भी मिलता कर है। सकते हैं? मसाज भी कर सकते हैं आप, अपने फेस मसल की उस साइड पे, लिफ्टेड साइड पे आप मसाज करें, ब्लड फ्लो अच्छा होता है। उसके बाद आप अपना कोई सिरम लगाएं, जो भी रेटिनॉल लगाना है, कोई भी आपने नाइसिनामाइड लगाना है वो लगाएं और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमना, आपने बहुत अच्छा समझाया हमें इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। जिन जिन को शौक़ है, जिन्हें लगाना है, अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, तो डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं, मगर आपने एक बार डॉक्टर से पूछना ज़रूर है कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से क्या आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को अच्छी रूटीन में लेकर आ जाए और हेल्दी स्किन आपकी लगे, और आपकी जो ये पूरी रूटीन है ना, तो ये आपकी आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकें, चाहे वो डे की है, चाहे मॉर्निंग की है, चाहे नाइट की है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, बहुत समझ आया मुझे भी और आपको भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, और सबका मसला है जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, मगर आज हम ज़्यादा जो है ना स्पेसिफिक जोड़ों के दर्द के ऊपर बात करेंगे, और जोड़ों के दर्द का जो इलाज है वो भी पूछेंगे, साथ साथ हम उसकी थेरेपी भी पूछेंगे, क्योंकि बहुत से जोड़ों के जो दर्द हैं वो थेरेपी से काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, दवाइयों से पहले ही। हम दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कौन सी दवाइयाँ ये तो हमें डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से इस्तेमाल करनी है, मगर जो थेरेपी होती है वो हम घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें सही तरीके से पता हो कि उसके क्या स्ट्रेचेस हैं, क्या थेरेपी। तो हमने जिनको मधु किया है वो डॉक्टर शमसुल हक हैं, थेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ ऑन सेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आई एम ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। काफ़ी टाइम के बाद इस दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है। नहीं, मुझे लगता है आपके साथ तो मुलाकात होती रही है और अच्छा? चलती रही है। अच्छा, बिकॉज व्हेनेवर आई कम टू दिस शो आई फील लाइक वेरी कंफर्टेबल, मैं बड़ा Really? कंफर्टेबल फील करता हूँ, होम फील करते हैं। होम एग्जैक्टली। हाँ, और यहाँ पर आपके सुनने वाले मानने वाले भी बहुत है, मैंने देखा है। जज़ाकल्लाह। तो आज भी आपने कुछ इसी तरह की चीज़ें बतानी है, और मैं बता रही हूँ यहाँ पे किसी एक बच्चे को तैयार करूँगी मैं, ठीक है, वाइट कैप भैया आपको तैयार करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम पूछने लगे हैं थेरेपीज़। सबसे पहले तो मुझे बता दें जोड़ों के दर्द का जो मसला है वो शुरू क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात होती है, फिर आगे चलते हैं। नेचर ने एक फिनोमेना रखा है एजिंग, सबसे बड़ी वजह जोड़ों के दर्द की एज है। एज को हम डिफ़ाइन ही ऐसे करते हैं कि वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के साथ जो बाकी अल्लाह ने कुछ रस्सियां लगाई हैं, कुछ मसल्स लगाए हैं और कुछ पैड्स भी रखे हैं, इसके अंदर सेफ्टी कुशन्स रखे हैं, ये वक्त के साथ साथ डिटीरियोरेट और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, आप कोई मशीनरी देख लें, कोई गाड़ी देख लें, आप गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी के कुछ देर चलने के बाद उसके जो पार्ट्स हैं वो वियर एंड टीयर में आ जाते हैं, थोड़ी बहुत डैमेज रफेज आना शुरू हो जाती है। सिमिलरली एज के साथ ये फिनोमिना है कि हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रफेज में जाना शुरू हो जाते हैं, डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो और उसी वजह से फिर वो कंडीशन बिल्ड हो जाती है जिसको हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो एज है। एज नेचुरल फिनोमिना है और वक्त के साथ साथ जो है हमारे जो एफिशिएंसीज़ हैं हमारे स्ट्रक्चर्स की, बॉडी सेल्स की, हमारे जो काम करने वाले यूनिट्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि यंग एज में दौड़ लगाते थे हम तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एज बिल्ड होना शुरू हो जाती है तो हमें 500 मीटर भी जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, पावर नहीं रहती, मसल मतलब की मुझे अंदर याद है स्ट्रेंथ मैं नहीं ये हाई रहती। हील्स, मैं खुद माशाल्लाह लंबी हूँ, 5'9.5" मेरी हाइट है, मगर उसके बावजूद जब मैं हील पहनती थी मुझे कभी कुछ होता ही नहीं था, कोई मसला ही नहीं था। अब मैं हील पहनती हूँ तो मैं कहती हूँ यार क्या पहन लिया, क्यों मैं इस 500 के ऊपर खड़ी हूँ। ज़ाहिर है उस वक्त आपकी इम्यूनिटी, आपके अंदर एनर्जी लेवल्स, आपके बॉडी सिस्टम्स के अंदर एनर्जी स्टोर्स बहुत अच्छे थे। True. और आप बहुत आसानी से उसको कोप कर जाते थे। लाइक आपने 24 आवर भी कोई सेशंस करने हैं ना तो आप कर जाते थे, लेकिन अब आज देखें तो ग्रेजुअली वो आपकी पावर, वो आपकी स्ट्रेंथ, वो आपकी इंड्योरेंस, वो सारी चीज़ें
कम होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कुछ तो प्रैक्टिकली मैं आपसे यहीं पे पूछना चाहूँगी कि देखें, एक तो हम इस तरीके से जो बैठते हैं, मोस्टली हम टांग पे टांग रख के ऐसे बैठते हैं, ठीक है ना। औरतें तो अमूमन इस तरह से बैठती हैं, मर्द तो मोस्टली यूँ भी बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इज़ दैट राइट पोजीशन? क्या हम एक घुटने के ऊपर जो जोर दे के एक टांग के ऊपर और पूरा प्रेशर ऐसे दे के बैठे होते हैं, मर्द हजरात और औरत यूँ, इज़ दैट राइट? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल तो ये तकरीबन हेल्थ केयर के हर डिसिप्लिन में ये चीज़ें शेयर हो रही हैं, पूछी जा रही हैं कि बैठना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे है, लेटना कैसे है। मोस्टली ऑफिसेज में भी ये जोड़ों के हो रहा दर्द तो है। हमें Exactly. नहीं बात पे। देखिए, इसमें हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं। वो रूल ये है कि आपका जो पेल्विस है, हिप्स हैं जो आपकी, Okay. ये स्टेबल रहनी चाहिए, स्टेबल, और स्पाइन आपकी इरेक्ट रहनी चाहिए। आप इसके साथ क्रॉस लेग्स कर लें, नो प्रॉब्लम, अच्छा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है। आप इसके साथ टांग पे टांग रख लें, कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल नॉर्मल फॉर द बॉडी। प्रॉब्लम कब जैसे आएगा? मैं अभी बैठी हूँ, इज दैट ओके? एग्जैक्टली, इट्स और ओके। अगर यही मैं यूं करके बैठूंगी तो फिर एग्जैक्टली नहीं है। यहाँ पर अगर हम दिखा सकें तो यहाँ पर पता क्या होगा, आपने जैसे ही अपने पोस्चर को थोड़ा सा यूं ये इस कॉम्प्रोमाइज कैमरे से किया, यहाँ से दिखा दें, आपको दिख रहा है? एग्जैक्टली, तो क्या होगा कि आप अपनी अब स्पाइन देखें, कमर की हड्डियां देखें, नीचे से ऊपर तक आइए, तो ये सारी हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, आपको यूं एक डायगोनल बनता हुआ नजर आएगा, टेढ़ा डायगोनल बनता हुआ नजर आएगा। तो ये दिस इज रॉन्ग। तो हम तो जब टीवी देखते हैं डॉक्टर साहब, तो हम तो टीवी तो यूं ही देखते हैं, यही हमारी पोजीशन है, फिर क्या करना है हमने? इसीलिए हम सिखाते फिरते हैं, हमारी फील्ड है अर्गोनॉमिक्स की, उसमें यही डिग्रीज हम सिखाते फिरते हैं। प्लीज तो अपने मजा भी तो बॉडी फिर के इसी में डिग्रीज, आता है, टीवी देखने तो फिर इसी में मजा आता है, बल्कि चार हमारे फैमिली मेंबर भी बैठे हों तो हमारी यही हालत हो जाती है। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ था? बस मतलब ये आदत बन गई ना जी। हाँ। फिर इसी के बाद हम रिपोर्ट करते हैं, सर हमने किया भी कुछ नहीं, ठीक है, हमने मतलब कोई ऐसी हैवी एक्टिविटी भी नहीं की, पेन है। आई रिमेंबर माई वन पेशेंट, 18 साल का बच्चा, यंगस्टर, और बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज करने वाला। मैंने जब उसकी सारी हिस्ट्री ली, मुझे कुछ समझ नहीं आई। फाइनली समझ ये आई कि वो कम से कम 14 घंटे अपने घर पे नीचे मैट्रेस बिछा के सिर्फ टीवी देखता है, या लैपटॉप यूज कर रहा है, या मोबाइल यूजर है, बिकॉज वो फ्री, और वो उसमें क्या कर रहा है, वही अनइंटेंशनली, उसको पता नहीं लग रहा उसका पोस्टर ठीक नहीं है। वो कभी यूं बैठा होगा, वो कभी यूं बैठा होगा, वो अपने शोल्डर राउंड कर लेता होगा, कभी जो है दोनों टांगे उठा लेता होगा और मतलब पीछे को गिर जाता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, ये भी एक पोस्चर है, हम टांग पे टांग एक रखते मैं हैं मैं और इसमें उसके ऊपर ये बैठ जाते जी हैं। जी ये मैं भी- इसमें एक ना एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। आपने अक्सर देखी होंगी हमारी कुछ चेयर्स बनती हैं, हाफ सिटिंग वाली चेयर्स बनती है, हाफ लाइंग वाली चेयर्स बनती है, हमने लॉन्स में रखी होती हैं। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली वो एक्चुअल डिजाइन है। अगर आप घर में कुछ चीज देखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं हम घर में टीवी देखना चाहते हैं इस तरह, तो वो सिटिंग का है, उसको हम कहते हैं हाफ लाइंग। ओह, ठीक है, हाँ। आपके देखे टांगे सीधी होंगी उसमें, आपका बॉडी पोस्चर भी सीधा रहेगा, एंड यू आर ओके विद दैट। तो फिर डॉक्टर साहब, ये वाले जो लाउंजेस में इस तरह के जो सोफे हैं, इसका मतलब ये तो फिर मेडिकली सही डिजाइन ही नहीं है। They are not हम designed. जो लाउंज में सोफे यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सारा बॉडी पोस्चर So और हमारे true. जोड़ों में दर्द है। 110% ट्रू। अल्लाह, ये बात है। तो हमने फैशन नहीं देखना, हमने अपना कंफर्ट और उन सोफों को डिजाइन उस हिसाब से करवाना है। हम एक पोजीशंस पढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं रिलैक्सिंग पोजीशंस। ओके, उन रिलैक्सिंग पोजीशंस पे वो चेयर्स बनी है। हाँ। आप मसाज चेयर देखें, रिलैक्सिंग पोजीशन पे बनी है। हाँ, सही है, तो सही वो है। हमारे लिए नॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू आवर एनाटमी, अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी, एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। जैसे जहाज की सीट्स होती हैं, जैसे जहाज की सीट्स हैं, वो आप देख लें। पीछे इंक्लाइन आगे जो भी कर लो, Exactly. तो वो उसकी एक बैक पोस्चर हमारा यूं ही रहता है स्टिफ, चाहे हमारी पूरे 12-12 घंटे की Exactly. फ्लाइट और क्यों ना उसके हो। बाद आप दुआएं देते हैं एयरलाइन को, कितना कंफर्टेबल हमारा ट्रैवलिंग था। और जैसे ही आप वो थोड़ी सी जरा डिफरेंट डिजाइन की चेयर पे बैठेंगे, थोड़ी देर बैठने के बाद आपने कहना अल्लाह सस्ते खैर जहाज़ों करे, की, सख्त हो हाँ। गया, अब हम कहाँ बैठ गए। सही कह तो रहे हैं। इट डज मैटर। लेकिन है। चीज ये है कि हर मतलब काम ऐसा नहीं है कि जो हम अपने तहीं डिसाइड कर लें, ऐसा अब नहीं होता। डॉक्टर साहब, इस तरह की पोजीशन, जैसे एक टांग के ऊपर वजन रख के आप बैठ जाते हैं और एक नहीं, टांग इसमें आपकी- आपको थोड़ा नी फिक्स हो सकता है, नी में अच्छा, पेन आ सकता है, अच्छा। नी ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, और जो सुन होता है वो भी तो होता है। हो सकता है। हाँ जी, वही कह रहा हूँ, कोई नर्व पिंज हो जाएगी, नर्व ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, नर्व टांग के पीछे से, टांग के आगे से, दाएं से, बाएं से गुजर रही है। हाँ। अब आप अगर बहुत ज्यादा इस तरह प्रेशर डाल देते हैं, लाइक दिस, आपने यूं खींच दिया और बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया और आप ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो नम्बनेस, वो थोड़ी बहुत इम्पिंजमेंट, वो पेन्स निकल सकती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अपने स्ट्रक्चर्स को आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना है।
ठीक है, स्ट्रेच करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, यूज करना है, ओवर यूज नहीं करना है। ओके। ओवर यूज इंजरी, हमारा इतना बड़ा मतलब डोमेन है, हमें यही पता लगता है एथलीट भाग रहा था तो उसको इंजरी हो गई है। हाँ ऐसे ही, क्या हुआ जी, ओवर यूज करता था। ऐसे ही है। तो इसी तरह अनइंटेंशनली घरों में हमारे साथ ये हो जाता है, हम इन बैड पोस्टर्स की वजह से इस तरफ फंस जाते हैं, इन पेन्स में आ जाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे जैसे कलाबाजियाँ वगैरह लेते हैं, जंपिंग करते हैं एथलीट बनने की, तो उनकी तो प्रैक्टिस में होता है, उनको तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब इश्यूज होते नहीं होंगे। होते हैं, उनको भी स्पेशली होते जिस वक्त वो समरसॉल्ट टाइप ट्राई करते हैं जी। या जिस वक्त वो हेड स्टैंड करते हैं, जी। जब वो उल्टा आते हैं हेड स्टैंड करते हैं तो उनकी ये जो गर्दन है इसके ऊपर, ये वैसे भी तो बच्चे के आपको पता है हड्डियां भी ना पूरी नहीं बनी होती, आधी बनी होती, अच्छा, अलहदा होती है हड्डी। मैं सादा अल्फाज में ओ कह माय रहा हूं। गॉड, गौर से सुन ले, क्योंकि मैं बताऊं मुझ समेत ये तो मेरी बड़ी आजकल प्रॉब्लम है। फराल ऐसे कलाबाजियां खा रही है तो उल्टी हो रही है, तो जंपे कर रही है, नहीं, तो ख्याल- ये उल्टी जंप भी कर रही है वो आजकल। इस बड़ा ख्याल करना चाहिए इसमें, मतलब स्पेशली असिस्टेंट या सुपरवाइजर होना चाहिए जो उसकी वो Okay. सारी जो फोर्स ट्रांसफर है वो उसको पकड़ ले। घर पे ऐसे बच्चे इस तरह की हरकत ना करें और ना ही पेरेंट्स उनको इजाजत दें, है ना। बिल्कुल भी नहीं, आप यकीन कीजिए, मैं बता रहा हूं कि उनकी हड्डियों का जो टिप होता है उसको मैपिफाइसिस कहते हैं, वो अलहदा होता है, वो अभी जुड़ा ही नहीं होता। अच्छा, वो तो अभी डेवलप हो रही हैं उनकी बोन्स। तो आप बच्चों की बोन्स में ऑस्कुलेटस डिजीज और भी बड़ी डिजीजेज है, मैं मेडिकल टर्म्स नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो वो डिजीजेस बच्चों को वहीं से शुरू हो जाती हैं। ओ, टिबिया टूटना, ये जो आपकी हड्डी है ये टांग के नीचे वाली, यहाँ से टूटना शुरू हो जाती है, यहाँ से ग्रो या ओवर ग्रो करना शुरू कर देती है। अच्छा, मैं समझ गई। सो तो थिंग इज आप उसको कंट्रोल रखें, ठीक है। बच्चा अगर सोमरसॉल्ट करता भी है, वो अगर एक्रोबैटिक होना चाहता है या वो एथलेटिक स्टफ करना चाहता है, इसीलिए साथ में ट्रेनर का होना कंपलसरी होता है, कोच का होना कंपलसरी होता है। उसने ये सारी चीजें पढ़ी होती हैं कि अगर करवानी है मैंने, तो मैं एक जगह पे मैं नाम भी लेता हूँ, क्रेसेंट स्कूल हमारा बहुत अच्छा स्कूल है, वहां पे बहुत अच्छी गेम्स बच्चों को करवाई जा रही हैं। तो वो कोचेस क्या कर रहे थे, जिस वक्त बच्चा जंप कर रहा है तो कोच उसको साथ उतना ही असिस्ट कर रहा है ताकि वेट शिफ्ट और वेट लोड जो है वो प्रॉपर आए और उसको इंजरी ना हो। अच्छा, तो बस आपको समझ आ गई। मैं तो आपको दिखाने भी लगी हूँ, ब्रेक के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तो परेशान हुई, मुझे लगता है और भी माएँ जो हैं वो परेशान होंगी। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया कि बच्चे जो हैं वो इस तरह की हरकतें घर में अकेले बिल्कुल भी ना करें। हमें बहुत फोकस होकर उनको देखना पड़ेगा क्योंकि उनकी हड्डियाँ सही से बनी और जुड़ी भी नहीं होती। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर शम्स हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर अब हम आपको कुछ थेरेपी सिखाने लगे हैं जोड़ों के दर्द के हिसाब से, जो आप घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। आइए जी कासिम, आपसे ज़रा हम शुरू करते हैं, आपको हम मदू करेंगे यहाँ पर। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ हमें बताते जाएँ कि ये जो आप हमें एक्सरसाइज बताएंगे, ये जो थेरेपी बताएंगे, ये घर पे हम किस दर्द के लिए कर सकते हैं, कहाँ कौन से हिस्से की दर्द के लिए? मोस्टली हमारे जो मतलब ओल्ड एज कैटेगरी है जिनमें जोड़ों का दर्द काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उनके नीज़ के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, नी में आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। तो नीज़ के जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उनके लिए कुछ सेफ एक्सरसाइजेज मैं शेयर करना जा रहा हूँ। और मैं अब मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए मैं बार बार लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों के घुटने बिल्कुल जुड़ने के करीब हैं, दे शुड नॉट डू इट। वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो पहले फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, असेसमेंट कराएंगे, फिर करेंगे, ठीक। तो ये ग्रेड 1 2 यानी जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेजेस के जो हमारे पास पेन्स आती हैं नी के अंदर, घुटने के अंदर, हम उसके लिए एक्सरसाइजेस जो हैं करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप आइएगा, ज़रा लेट जाइए, सीधे लेटना आपने। ग्रेट, ज़बरदस्त। अब देखिए मैंने एक ये रोल सा बनाया है, इस रोल को हम नी के बिल्कुल नीचे प्लेस कर लेंगे। हम टावल का भी रोल बना सकते हैं। हम टावल से, हम कपड़ा घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कपड़े को आप रोल कर लें, प्रॉपर रोल करके आप अपने बिल्कुल नी के नीचे रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। नी के नीचे रखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, गर्दन आपकी नीचे रहेगी। ये भी ख्याल रखना है घर में कभी भी एक्सरसाइज करते हुए नीचे पिलो नहीं रखना, गर्दन पे पुल आ सकता है, और उसके साथ आपने एक्सरसाइज करते हुए लिम्स की यानी टांगों की अपनी गर्दन को नहीं उठाना। आपकी गर्दन नीचे रहेगी, ठीक है। अब आप घुटने से नीचे की तरफ जो मैंने आपके नीचे वेट रखा है इसको दबाएंगे, दबाएं लाइक दिस। अगर कैमरामैन दिखा सकें तो ही इज एक्चुअली पुशिंग डाउन, ये नीचे जोर लगा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं क्वाड आइसोमेट्रिक। इसमें हो ये रहा है कि हमारे जितने थाई के अगले मसल हैं, ये सारे मसल जो यहाँ पे आके घुटने के साथ जुड़े हैं, इन सारे मसल की ये पावर है। मैं फील कर सकता हूँ भाई ने पूरा जोर लगाया हुआ है और ये सारे मसल पावर में हैं। परफेक्ट।
तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थराइटिस में वियर टेयर पहले ही हो चुका होता है। अच्छा। तो ये सेफेस्ट एक्सरसाइज है फॉर पावर ऑफ दीज मसल्स, जिसके जरिए आपके नी को बहुत सुकून और मिलेगा। ये कितने सेट्स करने हैं? ये हम करते हैं 3 to 5 सेकेंड होल्ड, अब आप छोड़ दें, एंड एटलीस्ट 20 times 3 times a day। ओके, कम से कम दिन में 2 से 3 बार हम इसको करते हैं। ठीक ठीक हो गया जी। इसी के साथ हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लेग रेज, बिल्कुल सीधी टांग ऊपर उठाना। तो ये टांग पे अब हम क्या करेंगे? कपड़ा बांध देंगे? इसको हम कहते हैं एंकल वेट। ठीक है, आप एंकल वेट के साथ भी कर सकते हैं, आप एंकल वेट के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई मसला नहीं है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ये अच्छा, टांग पे कपड़ा नहीं है, ये वेट है। ये वेट है, इट इज 1 kg। ये Okay. 1 kg पूरा वेट है। ठीक है। और हमेशा वेट जो होता है वो डिस्टली, यानी आप अपने लिम्ब के एंड पे लगाते हैं। ठीक है। बाजू पे लगाएंगे, एंड पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे आप बोतल कोई पकड़ते हैं, कोई चीज हाथ में पकड़ते हैं, तो आप हाथ आपका एंड पे है। हाँ। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे आपने इस तरह से इसको लगाया, अब बिल्कुल सीधा टांग उठाना है, नी बेंड नहीं होना चाहिए, आपका नी बेंड नहीं होगा, नी सीधा रहेगा, और 70 डिग्री पे आ जाना है। ये है जी 70 डिग्री ऑलमोस्ट। ठीक है। 70 डिग्री पे आके अब मैं हाथ छोड़ूंगा, आपने रोक के रखना है। ये पावर एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज फॉर द पोस्टीरियर थाई एंड द एंटीरियर थाई, दोनों। अच्छा। इसमें दोनों की पावर यूज हो रही है जी। मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है जी, सच बोल रहा हूं। ठीक है जी। देर के लिए ज्यादा तकलीफ में मुझे लग रहा है तो काफी। इसको जैसे ही हम उसी तरह 5 से 6 सेकंड होल्ड करेंगे, इसके बाद आप आहिस्ता से गिराएंगे नहीं, बिल्कुल आहिस्ता से सीधी टांग नीचे उतार लें। ओके, अगर आप गिराएंगे झटका आएगा, दर्द आ सकता है, ठीक है। झटका नहीं आना चाहिए। तो एक्सरसाइज का रूल है ये। फिर उठाएंगे, आप होल्ड करेंगे 5 सेकंड, और इसी तरह से 20 से 30 बार दिन में आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी, स्ट्रेट लेग रेज एट 70 डिग्री। ये जो हम उल्टा औरतें लेटेंगे। कहती है ना खलियां चढ़ गई हैं या थाइस पे, ये इसके लिए भी है? ये जो यहाँ पे खलियां चढ़ muscles, गई हैं उसके खलियां- लिए नहीं, खलियों के लिए हम ज्यादातर रेंजेस कराते हैं। वो क्या होता है? रेंजेस मतलब घुटने को चलाना है, बेंड करें सीधा करें, बेंड करें सीधा करें, बेंड अच्छा। करें, उसमें आपने अपने मसल्स को हीट करना होता वो है। जो यहाँ पे ऐसी चढ़ी हुई खलियां होती जी, हैं जी, जी, जी। थाइस की, वो सब सही हो जाती है? बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ओह। दे गेट नॉर्मल। उसमें रेस्ट भी करना होता है, और उसके साथ साथ आपने 20 to 30 टाइम्स अ डे इसी को बार बार रिपीट करना होता है। अब मैं भी ये थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। इसका तरीका ये है, मेरा सिंगल लेग बैलेंस आएगा ठीक पहले, है। सिंगल लेग बैलेंस के साथ मैं अपना नी इस टांग के साथ अलाइन करूंगा। ओके। अब आप गौर कीजिए, मैं अपना हैमस्ट्रिंग पूरा यूज कर रहा हूँ, राइट एंगल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ। तो दिस इज एक्चुअली फॉर बोथ क्वाड एंड हाँ, ये एंड जो है hamstring। अपने हिप्स को नहीं लगाना, टो जो है हाँ बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ऐसे एंगुलर रखना उसको। ठीक है, आप खड़े हो जाएं। वेरी नाइस। और एक ही एक्सरसाइज ये विद द बैंड मैं करवाने जा रहा हूँ। इसको हम टर्मिनल नी एक्सटेंशन कहते हैं। नी के एक्सटेंसेस के लिए आप थोड़ा सामने आएंगे आगे, बस 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 बस। इस नी को थोड़ा सा बेंड करेंगे, नहीं आप टांग नीचे फिक्स रखेंगे, इसको थोड़ा बेंड करेंगे, बस इस तरह। आप एक बैंड या एक कपड़ा ले सकते हैं, आप उस बैंड और कपड़े को यूं होल्ड करेंगे, सामने आ जाएंगे, और अपना अब नी सीधा करेंगे आप, और मैं इसको रोकूंगा। ग्रेट। फिर वापस आ जाइए, दोबारा सीधा करेंगे, ग्रेट, वापस, फिर दोबारा करेंगे, ग्रेट, वापस, ग्रेट, ज़बरदस्त। करते जाएंगे। इसको भी इसी तरह से हम 20 टाइम्स रिपीट करते हैं। इनमें अगर आप गौर करें तो मैंने पूरी रेंजेस नहीं करवाई। हाँ, हम ये नहीं कर रहे कि पूरा घुटना बेंड कर रहे हैं, पूरा घुटना वापस ला रहे हैं, नहीं। ठीक है। उसी से पेन्स निकलती हैं। अच्छा। हम थोड़ी रेंजेस को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब एक और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, भाई इधर पीछे घूमिएगा, ये जो बैक है ना, ये जो ये क्रॉस एरिया, ये जगह बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, और इन जगहों पे बहुत तकलीफ होती है लोगों को, मोस्टली जो भाई हजरात हैं। Great, जबरदस्त। क्योंकि छोटे छोटे घर में बच्चों को भी वो लोग कहते हैं ना कि आते हैं थके हुए, तो कहते हैं बच्चों को, कहते हैं मैं- खड़े हो जाओ पीठ पे। मैं आपको इसी भाई का अगर पोस्टर असेस करके दिखाऊं तो आप गौर कीजिएगा। ये इसका ईयर लोब है, ये इसका इधर शोल्डर इधर है, करके दिखाइएगा, थोड़ा इस तरफ कीजिएगा, आप दिखाइएगा। ठीक है जी। ये इसका ईयर लोब है, ये इसका शोल्डर है। ठीक है। ईयर लोब और शोल्डर को अलाइन करके देखें तो ये देखिए इसका ईयर लोब कहाँ जा रहा है। हाँ, अब इस तरफ ठीक है। होइएगा, देख ले, दोबारा दिखाते, बस- कैमरे की तरफ कीजिएगा, बस टेढ़ा हल्का सा, और ये अब दिखाइएगा। देखिए ये ईयर लोब है इसका, और ये इसका शोल्डर है। अब गौर कीजिए ये कहाँ अलाइन हो रहा है। इसका अलाइनमेंट ये है, तो पीछे देखिए, दिस इज द राइट अलाइनमेंट। ओके। आप जैसे ही अपने ईयर लोब के साथ
अपने नेक को अलाइन कर लेते हैं, आपके ये जो मसल्स हैं ये अलाइन हो जाते हैं। अच्छा, ये थकते इस वजह से हैं कि भाईजान ऐसे हैं, तो ये तमाम मसल खिंच गए हैं, इन पे स्ट्रेच आ गया। अगर आप गौर करें तो इनको, भाईजान नीचे देखिए, इनका आपको ये हम्प भी नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है। ठीक है। और आप हाथ लगा के देखिए कितना सख्त है, हाथ लगाइए, ईंट लग रहा है, अल्लाह, पत्थर, पत्थर लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो आप जो पहले पोस्चर की बात कर रही थी, पोस्चर ये करता है, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इतनी बुरी स्टिफनेस यहां तक के आपका जॉइंट और आपका बोन जो है उसको डिस्प्लेस कर सकता मतलब है। पूरा कुबड़ है जैसे नहीं Exactly, होता? और चेहरे displace से कर कितने खूबसूरत है तो पीछे कुबड़ निकाला हुआ है। और आप देख ले कि यहीं पे पेन निकलेगा। हाँ। तो पहला काम ये करें, नेक टू द कॉलर लाइक दिस, अपना पोस्चर अरेंज करें, ठीक है। दूसरा काम ये करें, हर 1 से 2 घंटे के बाद फिक्स कर लें दोनों हाथ, ठीक है। साथ आप ऊपर भी देखेंगे और बाजू ऊपर लाते जाएं, ओवर दी हेड। आप ये दोनों, ये अभी देखिए ये क्रैक कर गए ऑटोमेटिकली। अच्छा, जो, हाँ, जो इनकी दोनों, ये देखिए ये जो इनके दोनों C7 और T1 जो थे वो स्टिफ थे, ये क्रैक कर रहे हैं। मतलब वो स्टिफनेस जो है वो खुद ही अलाइन हो रही है। तो आप 20 टाइम्स ये स्ट्रेचेस जो हैं वो लाजमी करें फॉर दीज मसल्स, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इतने सारे टिप्स और एक्सरसाइजेज हैं, ऐसी थेरेपीज़ हैं, मुझे लगता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, और आपके भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा मदू करेंगे, और भी बहुत से ऐसे पेन्स, ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो मुझे लगता है लोगों को हमने बतानी है, तो आई नीड योर टाइम अगेन फॉर श्योर। थैंक यू। आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे पित्ते की पथरी, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद फारूक, जनरल सर्जन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन भी हैं। तो आज आप हमें बताएंगे कि पित्ते की पथरी जो है वो होती क्यों है, और पित्ता किस जगह पे मौजूद होता है, ये भी प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, थैंक यू वेरी मच। और ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें जो पित्ता है हमारे जिस्म में राइट साइड पे होता है, और ये पसलियों के बिल्कुल नीचे जो वाली जो जगह है इसके ऊपर इसकी दर्द होती है, और ये इसके इधर अलामात के साथ प्रेजेंट करता है। इस तरफ इधर पसलियों के साइड पे, पसलियों के बिल्कुल नीचे होता है, पसलियों के नीचे। अच्छा, ठीक है। और आपका अगर दरमियान में पेट के देखें तो थोड़ा सा साइड पे करके पसलियों का जिधर सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा नज़र आता है उस जगह पे आपको इसकी दर्द महसूस होती है। Okay. एक्चुअली होता नहीं है, थोड़ा सा नीचे होता है अंदर पसलियों के अंदर, लेकिन इस जगह पे आपको इसकी दर्द महसूस होती है। और ये जो पथरी है, पित्ते की पथरी, ये कहाँ से बन जाती है, ये कैसे बनती है? ये एक्चुअली एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन अगर इसको आसान ज़ुबान में समझाया जाए तो पित्ते का जो मकसद है अल्लाह ताला ने बनाया है, वो पित्ते का मकसद जिगर की जो रतूबतें हैं, सिक्रीशन है, उनको स्टोर करना होता है। तो बेसिकली ये स्टोर हाउस है बाइल का, जो जिगर की रतूबत है। तो होता ये, जब ये पित्ता बीमार हो जाता है किसी वजह से, इसमें इन्फेक्शन पड़ जाती है, कोई ज़्यादा चर्बी आ जाती है, तो पित्ता बीमार हो जाता है, फिर ये जो स्टोर करता है वाली एबिलिटी है वो इसकी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखें तो पित्ते की जो तकरीबन ये जो बाइल प्रोड्यूस करता है लिवर, उसको कोई 10 टाइम्स ये कंडेंस करता है, थिक यानी थिक करता है। यानी अगर 500 ml जिगर ने प्रोड्यूस किया तो ये 50 ml रह जाता है, जो कि 24 घंटे में पित्ते के अंदर होता है स्टोर। तो जब ज़रूरत पड़ती है, बंदा खाना खाता है, तो वो ज़रूरत के मुताबिक उतना जो खाने के मुताबिक बाइल जो है वो अंथड़ियों में आ जाता है। तो जब ये पित्ता बीमार हो जाता है, इसके अंदर इसके जो थिक करने की कैपेसिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, तो बाइल उधर ज़्यादा देर के लिए खड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पित्ते में पथरी आ गई है? हमें क्या फीलिंग्स होती हैं? एक तो आमतौर आपने कहा पे- दर्द, जी, बाकी एक दर्द है, दूसरा उसमें जो अलामत है, बंदा खाना खाए तो ख़ास तौर पे जब आयली चीज़ें खाता है, चर्बी वाली फैटी चीज़ें खाता है, क्रीम वाली चीज़ें खाते हैं, तो फिर उसमें बंदे को हैवीनेस होती है, डकार ज़्यादा आते हैं, ब्लॉटिंग हो जाती है पेट में, अफारा जिसे कहते हैं वो हो जाता है। और ये तो आम किसी तौर पे भी सिम्टम्स में भी हो सकता है लोगों को। जी, समटाइम्स किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो ब्लोटिंग और ये सारी चीज़ें, बिल्कुल ऐसे ही भारीपन, है। तब भी हो सकता है, खाने का जी नहीं बनता, तेल हाँ वाली जी, चीज़ें अच्छी लेकिन ये लगती हैं। टिपिकली इसमें देखा जाए तो फैटी चीज़ें, जो आयली चीज़ें हैं, उस डाइट के साथ होता है, और खाने के
फ़ौरन बाद या 10 से 15 मिनट के बाद होता है अच्छा। अगर इसका हो तो। और आमतौर पे इट इज़ मोर रिलेटेड टू ओकेजन्स, जिस तरह बड़ी ईद आ गई या कोई और पार्टी वगैरह आ गई जिसमें आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं या फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिसमें ये सारी ऑयल और घी वगैरह ज़्यादा होता है, जी। तो उसके बाद ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है और आती है। पित्ते की पथरी की जो एग्ज़ाम है वो कितनी है और कौन कौन सी है, ज़रा बताएंगे डॉक्टर साहब? इसमें अगर हम इनको क्लासिफाई करें यानी इनको तकसीम करें तो 3 टाइप की हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं जो कि चर्बी ज़्यादा होने की वजह से बनते हैं, दूसरे पिगमेंट स्टोन्स हैं जो कि जिगर की रतूबत बाइल है उसकी ज़्यादा होने की वजह से वो बनते हैं, और तीसरे मिक्स स्टोन्स हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। तो ये चीज़ें, और तीसरे वो कैल्शियम ज़्यादा हो तब भी उसमें ये स्टोन्स पिगमेंट अब स्टोन्स फॉर में आ एग्जांपल जाते हैं। अगर मैं इस तरह से पूछूं डॉक्टर साहब के जैसे मैं हूं तो मेरी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए, मेरी ग़िज़ाएँ क्या होनी चाहिए, या मेरी क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से मेरे जिस्म में पित्ते की पथरी ना बने? एक तो अल्लाह का शुक्र है कि बाय नेचर आप गिफ्टेड हैं बिकॉज यू आर स्लिम, तो एक तो ये एक रिस्क तो ये आउट हो गया। अच्छा, जो स्लिम लोग हैं उनको पित्ते की उनमें पथरी कम नहीं होती होती? है। ओह माय गॉड, दैट्स समथिंग लाइक अ गुड न्यूज़, थैंक यू। और दूसरी बात जो है एक तो दूसरी बात ये कि जो लोग फास्ट फूड कम खाते हैं ज़्यादा, या चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या चिकनाई किसी भी फॉर्म में, जिस तरह पराठा हो गया, ये समोसे पकोड़े हो गए, बर्गर्स हो गए, जो ज़्यादा लेते हैं उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप फ़ैट फ्री डाइट रखेंगे तो उसमें आपको ये तकलीफ़ कम होगी। और दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया वेट लूज़ करने का, तो जो जी। लोग बहुत रैपिड वेट लूज़ करते हैं, दिनों में करते हैं, उनके अंदर पित्ते की पथरी होने के चांसेस होते ओह हैं। माय गॉड, तो अच्छा। इसलिए जो हम कहते हैं मेडिसिन में कि एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लूज़ नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारी और बीमारियों के साथ ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मगर एक ये भी तो सुनने में आता है ना, कुछ लोगों की तो पथरी निकल रही होती है, कुछ लोगों का पूरा पित्ता निकल जाता है। अब ये किस तरह से पता चलेगा कि भाई हमने पथरी निकलवानी है या पूरा पित्ता निकलवाना है? व्हाट इज द क्राइटेरिया? ये तो बड़ी ही मिसकंसेप्शन है इसमें कि पथरी निकलवा देंगे। पित्ते की जब बीमारी होती है तो पित्ते ही निकलवाना पड़ता है। दुनिया में किसी जगह पे भी पित्ते से स्टोन्स नहीं निकाले जाते क्योंकि ये अच्छा? स्टैंडर्ड तरीका इलाज नहीं है। पित्ता ही निकालना जी होगा? एक पित्ता, क्योंकि पित्ता बीमार हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बाइल को कंडेंस नहीं कर पा रहा, हाँ। और इसमें पत्थर बन रहे हैं, तो वंस दे स्टार्ट फार्मिंग, एक दफ़ा बनना शुरू हो जाते हैं तो वो बनते जाते हैं। मगर जब इसका जैसे अगर कोई इलाज, कोई इसका लबलबा भी तो होता है ना, इसका कोई रेशो, कोई ऐसी कोई कहानी होती है जिसको कहते हैं एक्चुअली कि लबलबा जो है, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं, वो सेपरेट आर्गन है। अच्छा। और इन सारों की सिक्रीशन एक ही जगह मिलके छोटी आंत के अंदर जाती हैं। अच्छा। लबलबे का अपना फंक्शन है और पित्ते का अपना फंक्शन है। अच्छा। लेकिन अब इसका कोरिलेशन इस तरह के दोनों एक ही जगह से ड्रेन होते हैं। ठीक तो है। अगर पित्ते में छोटी छोटी पथरियाँ जैसे इनिशियली बनती हैं, अगर छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं तो वो पास करती रहती हैं, इंटेस्टाइन में जाती रहती हैं, और वही अगर इतनी छोटी थोड़ी सी बड़े साइज़ की नीचे चली जाए तो वो जाके रुकावट करती है। अगर वो लबलबे की जो नाली है उसमें अगर फंस जाए तो फिर लबलबे की सोजिश हो जाती हाय है। डॉक्टर साहब, तो फिर मुझे ये बताएं ना कि इसका कोई ऐसा इलाज है पित्ते की पथरी का? कोई ऐसी तो दवाई, मेडिसिन होगी जो पहले से अगर खा ली जाए या पहले से अपने पित्ते को हेल्दी रखा जाए तो ये पित्ता इस हालत तक हो ही ना कि हमें निकलवाना पड़ जाए? इज़ दैट एनी कोई मेडिसिन काइंड? नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर है। इसके अंदर आपने, जैसे मैंने पहले बताया, फ़ैट फ्री डाइट लेनी है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना है, और अगर आपको थोड़ी थायराइड का मसला है, यानी आपका थायराइड कम काम कर रहा है, हाइपोथायराइड है, तो उसमें आपको अपनी दवाइयाँ पूरी लेनी है, टाइम पे लेनी है, ताकि आपका थायराइड काम करे। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके करने से हम, जिनको प्रिवेंट करने से या इलाज करने से हम पित्ते की पथरी से बच सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पित्ते की जो ऑपरेशन है जिसमें पित्ता निकलवाना है, क्योंकि आपने तो कह दिया कि पित्ते की पथरी नहीं निकलनी, पित्ता निकलना जी है। बिल्कुल ऐसे अब ही। इसकी जो सर्जरी है, इसका सारा ऑपरेशन है, वो किस तरह से है, कैसा सिनेरियो है, ये ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा, पित्ते की पथरी दो तरह की होती है। एक इसमें ओपन सर्जरी, जो कि उर्फ़ आम में चीरे वाली सर्जरी कहते हैं, और दूसरी जो है वो लेज़र सर्जरी जिसे कहते हैं, एक्चुअली दैट इज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसमें दूसरा, अगर उसको आसान ज़बान में कहें तो दैट इज़ की होल सर्जरी, जिसमें आप छोटे छोटे सुराख करते हैं 1 सेंटीमीटर के 2 और 5 हाफ सेंटीमीटर के 2, 3 से 4 ये सुराख करते और हैं। ये कामयाब सर्जरी है जी जिसके बिल्कुल, बारे में बहुत बता रहे हैं? कामयाब सर्जरी है, बल्कि आजकल तो ये समझिए कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है पित्ते के इलाज में। लेप्रोस्कोपी के हाँ, साथ? लेप्रोस्कोपी। और ठीक है। जिसका उसके लेप्रोस्कोपी से नहीं हो सकता ऑपरेशन, उसका फिर हम ओपन से करते हैं। ओपन, अच्छा। या फिर अगर मरीज़ कह दे नहीं डॉक्टर साहब, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी मिसकंसेप्शन है, हर बंदा ही डॉक्टर है, वो कहता नहीं जी यार नाली वाला नहीं कराना,
कैमरे वाला नहीं ठीक है। कराना, तो फिर अगर मरीज़ कहे तो फिर हम ओपन के लिए जाते हैं, वरना ठीक हम है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर करते साहब हैं। एक ब्रेक दरकार है, उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर आपने मुझे ये बताना है कि अगर आप पित्ता निकल गया है किसी का, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर आगे अब उस पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या होगा, वो किस तरीके से अपने खाने पीने को, अपनी ग़िज़ा को, अपने काम को, अपनी रूटीन को मैनेज करेगा, और अब किस तरीके से उसने अपनी सेहत का और अपने बाकी ऑर्गन्स का ख्याल रखना है। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक, और हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर शाहिद फारूक हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं पित्ते की पथरी के ऊपर। मैं आपको बताऊं, ब्रेक से पहले ये फाइनल हो गया कि पित्ते की पथरी अगर होनी है तो पूरा का पूरा पित्ता निकालना पड़ेगा। या अल्लाह, चलो। और उसकी एक सर्जरी या लेप्रोस्कोपी के ज़रिए जिस तरीके से भी आपको ऑपरेट करवाना है वो आप ऑपरेट करवा लें। उसके बाद अब हमने ये पूछना है कि अब पेशेंट की लाइफस्टाइल क्या होगी आफ्टर दिस ऑपरेशन, ऑपरेट करा के व्हाटएवर द लेज़र और ओपन, बट अब उसके लाइफस्टाइल क्या होगा। प्लीज़ ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी, उसमें ऐसा है कि अगर हमने पित्ता निकाल लिया तो आमतौर पे ज़्यादातर लोग जो हैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। उसमें हम चूँकि कहते हैं अगर पित्ता स्टोन से भरा हो तो फिर तो लाइफ में कोई चेंज नहीं आती। एज़ यू आर बिफोर सर्जरी आप वो ले सकते हैं, और नॉर्मल जो चिकनाई वाली डाइट है घर में आम जो है वो उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टोन्स थोड़े हों और पित्ता थोड़ा बहुत काम कर रहा हो तो उस वाली की हालत में हमें मरीज़ को कहना पड़ता है कि कुछ 2 से ढाई महीने के लिए चिकनाई से परहेज़ करे, और उस अरसे में जो आपका जिगर है मरीज़ का वो ये स्टोर वाली कैपेसिटी भी ले लेता है और ज़रूरत के मुताबिक खाने पे बाइल सिक्रीट कर देता है। तो इसका आमतौर पे जो हम इससे बाद रिकमेंड करते हैं 2 से ढाई महीने के तक एहतियात करें और फिर नॉर्मल खाने पे चले जाएं। अच्छा, मैंने सुना है जिन लोगों को पित्ता नहीं होता उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हीट स्ट्रोक्स रहते हैं उनको, इज़ दैट ट्रू? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। पित्ता तो हमारे यहाँ काफ़ी सारी पॉपुलेशन का नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ हफ्ते में हम कितने पित्ते के ऑपरेशन करते हैं तो यू विल बी सरप्राइज। कम से कम 4 से 5 हम एक दिन में करते हैं, और अगर हम हमारा जो यूनिट है 4 सर्जिकल यूनिट्स में, तो 10 से 12 ऑपरेशन हम हफ्ते में, मतलब लोगों का पित्ता निकलता है। इतनी ज़्यादा ये कॉमन बीमारी है, तो इसको और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वैसे अच्छा। अगर आप गर्मी में जाएंगे पित्ते के साथ जाएं या बगैर जाएं, आजकल जो सूरत हाल है उसमें हीट स्ट्रोक तो हो जाता है। अच्छा, और जैसे मुझे बता दें, पित्ता अगर जिस्म से निकल जाता है तो हमारे बाकी ऑर्गन्स जो हैं अपनी बॉडी के, उनमें कोई ऐसी हाँ नहीं, पित्ता निकल जाता है, सर्जरी ठीक हुई है, आप उससे रिकवर कर गए हैं सर्जरी के इफ़ेक्ट से, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने उसकी ऐसी कोई नताइज नहीं रखे, वो बंदा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है बिल्कुल, और गुजारते हैं। एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिएगा, कोई पेशेंट ये कहता है कि मैंने पित्ता नहीं निकलवाना, मैं इस पथरी के साथ ही रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होता, तकलीफ भी सह लूँगा सब कुछ, तो फिर क्या सिनेरियो है, कितना डेंजर है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ये है कि अगर तो पित्ते में छोटी छोटी पथरियाँ हों और फिर पेशेंट न निकलवाए तो ही और शी वो हमेशा लबलबे की सोजिश के रिस्क पे रहता है। अच्छा। और लबलबे की बीमारी जो सोजिश है वो एक तकरीबन जानलेवा बीमारी है और बहुत शदीद बीमारी होती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि कभी किसी को भी ये बीमारी ना हो, इतनी शदीद बीमारी है। तो इसलिए जब छोटे स्टोन्स हो तो फिर समझना चाहिए कि ऑपरेशन करवा। अगर बड़े स्टोन हो तो फिर वो किसी वक्त आके पित्ते के मुंह पे अटक जाएं तो आपको पेन होती है, आपको फ्रीक्वेंट अटैक्स होंगे पेन के, इनडाइजेशन होगी, डकार ज़्यादा आएंगे, और फिर में जो हमारे लोग खाते हैं राइजिक की गोली, राइजिक का कैप्सूल, हर वक्त वो राइजिक का कैप्सूल खाते सब ने रखी हुई होती है पर्स में, जिससे बात करो तो किसी के साथ खाने पे चले जाओ फ़ौरन कहते हैं कालो कालो कुछ नहीं होता, राइजिक भाई क्यों? वो इस वजह से ये साइड इफेक्ट नहीं देती क्या? अगर आप इसमें देखा जाए तो वेस्ट ने इस पे जो रिसर्च हुई है, राइजिक तकरीबन काफ़ी लंबे अरसे के लिए वेस्ट में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो प्रोलॉन्ग यूज़ के साथ जो साइड इफ़ेक्ट है, इट डज इफ़ेक्ट सम मेमोरी और ब्रेन में कुछ चेंजेस करती है। इसके अलावा अभी और इसके और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और कुछ लोगों में जिसमें ब्लॉटिंग ज़्यादा होती है तो इट मे काज मोर ब्लॉटिंग अदरवाइज। और ये भी बता दीजिए कि जब किसी को दर्द हो रही होती है और पित्ते की तकलीफ़ है जो भी है, तो ये उसको पता कैसे चलेगा डायग्नोस्ट करने के लिए? क्या ये कोई ऐसे टेस्ट पहले से हम करवा सकते हैं कि तो हम लोग मतलब प्रिकॉशंस हमें पता चलें कि भाई हम पहले से देख रहे हैं कि पित्ता ख़राब तो नहीं हो रहा, कोई पथरी तो नहीं आ रही, कोई ऐसे टेस्ट है?
हाँ जी, उसमें ऐसा कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स हैं, डॉक्टर के पास आपको इंडाइजेशन के लिए जाना पड़ता है या आपको राइजिक बहुत ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो उसमें फिर आपको अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, जो कि 6 घंटे खाली पेट रहने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ताकि अगर पित्ता वो डिस्टेंडेड हो और उसमें हम देख सकें कोई स्टोन्स तो नहीं है। उस सूरत हाल में हम ये जान सकते हैं। और एक और बात जो मैं पिछले क्वेश्चन में थोड़ी शायद मिस कर गया, वो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर पित्ते में स्टोन ज़्यादा देर तक पड़े रहें, तकरीबन कहते हैं 10 साल या इससे ज़्यादा, तो फिर उसमें कैंसर होने का चांस होता ओह है। माय गॉड, तो इसलिए इसको, अगर आपके पित्ते की तकलीफ़ है, तो जिस पित्ता बीमार है, तकलीफ़ है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर इमरजेंसी नहीं है तो एट योर अर्लीस्ट उसमें करवा लेना चाहिए। ओके। और इसमें एक और इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायबिटीज़ हमारे यहाँ बहुत कामन है, बहुत ही रैम्पेंट है। जी। तो जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ हो, शुगर वाले मरीज़ हो, अगर उन्हें पित्ते की दर्द है तो उन्हें तो इंतहाई जल्दी सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर पित्ता काला हो जाता है या फिर हमें जिसे गैंग्रीन कहते हैं, और फटने के भी चांसेस होते हैं। जी, ये क्योंकि कंडीशन है जिसमें सेम पित्ता फट सिनेरियो सकता मेरी बहन है। के साथ हुआ था, तो हमने ये सारा सफ़र किया है, इसकी मुझे नॉलेज है। तो खैर अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, और पित्ते का कोई भी इशू है, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, इसी तरह से जैसे ये बर्ब्स वगैरह आना, ऑयली चीज़ों से आपको थोड़ा सा तबीयत भारी होना, ब्लॉटिंग होना, ये किस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपके बॉडी में हो रहे हैं, कुछ इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, ये टेस्ट करवाइए, पता कीजिए। अगर आपकी तकलीफ़ ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है, तो फिर सही डॉक्टर से इसका इलाज कराइए, ऑपरेट कराइए, मगर ख़ास अपने पित्ते का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आई होप आप लोगों को आज का हमारा मौजू बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी बड़ी जो है ना रहनुमाई होगी। हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे कमज़ोर नज़र के ऊपर। हर वक्त हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बैठे होते हैं, स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा होती है हमारी, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें समझ नहीं आता कि जब हम सामने ऐसे मोबाइल को छोड़ के किसी को भी देख लें या किसी दीवार को भी देख लें, तो वो हमें बिल्कुल काली नज़र आ रही होती है, एकदम से हमारी आंखों के आगे ब्लैकआउट आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना पाया जा रहा है, हर घर में हर एक का मसला है। दूसरा ये कि पहले 100 साल 200 साल पहले आपने देखा है चश्मे भी नहीं होते थे, मगर उसके बावजूद लोगों की नज़र कमज़ोर नहीं होती थी। ठीक है, अब क्या वजह है? ये हर घर में किसी न किसी की 3 बच्चों की, 2 बच्चों की, 4 बच्चों की अफराद में किसी में नज़र कमज़ोर पाई जाती है। आप किसी घर चले जाएँ, किसी 2-3 बंदे की डेफिनेटली नज़र कमज़ोर होगी। तो इससे कैसे बच सकते हैं, अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखना है, क्या वजूहात हैं, इन सब पे बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है डॉक्टर अब्दुल राफ़े, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये बताइएगा कि कमज़ोर नज़र की सबसे आम वजूहात क्या है, क्यों होती है ये कमज़ोर नज़र हमारी? दरअसल ये जो बच्चों से अगर हम स्टार्ट करें, तो बच्चों में जो कमज़ोर नज़र है, एक तो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, यानी कि जो इमेज है उनकी आँख के पर्दे पे ठीक नहीं बन रहा, बिकॉज़ कि उनकी आँख की शेप ऐसी है या उसका साइज़ ऐसा है, जिसे हम नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। ये बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन वजह जो है बच्चों में तो ये है। उसके अलावा बच्चों में स्क्विंट एक बहुत कॉमन वजह है, जिसकी वजह से उनकी नज़र कमज़ोर रह जाती है। आँखों का टेढ़ापन, यानी एक आँख सीधी देख रही है, एक राइट पे देख रही है। हाँ। तो ये बच्चों में बहुत कॉमन है, और ये भी एक बहुत कॉमन वजह है नज़र के कमज़ोर होने का। अच्छा। और इसी तरह फिर बच्चों में सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कॉमन है, और इसकी वजह से भी उनकी नज़र अभी वो 3-4 साल के ही होते हैं, उससे भी छोटे कि उनकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। हाँ। तो फिर बाज़ कुछ रेयर कंडीशंस हैं जिनमें आँख की बीमारियाँ हैं। ये जो माएँ बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे लगा देती हैं, जी जी, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इतने सवालों के जवाब बच्चों के दिए नहीं जाते हैं माओ से, तो ये फ़ोन ही पकड़ाती हैं। तो इस पे क्या असरअंदाज है आंखों के लिए, कितना? इसके अंदर ना 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि टेलीफोन से जो लाइट निकल रही है, उसमें ख़ास तौर पे जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, वो आँख को कुछ अरसे बाद थका देती है, क्योंकि इट इज़ अ ब्राइट लाइट। और इसके लिए जो बेहतर है वो तो ये है कि टेलीफोन की लाइट को ज़रा मध्यम करें या उसको नाइट मोड पे रखें। सेकंड ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है,
अच्छा। तो जब गौर से वो बच्चे देख के कर रहे होते हैं, और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बच्चे जब किसी चीज़ को गौर से देखते हैं ना तो उसको करीब कर लेते हैं, तो वो आइज़ जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली अंडर अ स्टेज ऑफ एकोमोडेशन रहती हैं कि करीब को फोकस करते करते उसकी वजह से भी ये जो मायोपिया जिसे हम कहते हैं ये बहुत बढ़ रहा है। तो ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं स्क्रीन के, ये आजकल हर किसी को, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर बच्चों की नज़र ख़राब हो गई है तो क्या लेज़र करवाया जा सकता है उनकी आंखों पे? अच्छा, बच्चों ये जो लेज़र है ना, ये तो उस वक़्त कराना चाहिए जब नज़र स्टेबल हो जाए। बचपन में चूँकि नज़र जो है ना वो चेंज हो रही होती है, नंबर जो है वो चेंज हो रहा होता है अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, इसलिए 18 साल तक या अराउंड 18 ईयर्स देखते रहना चाहिए। जब बच्चों की नज़र स्टेबल हो जाए और मज़ीद गिरना रुक जाए फिर लेज़र ज़रूर करा लेना चाहिए, ये बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। हमें अपनी आंखों के चेकअप के लिए कब कब जाना चाहिए डॉक्टर को चेकअप के लिए? हाँ, एक तो ये कि जिन घरों में बाकी बच्चों की नज़र कमज़ोर है ना, उनको तो ज़रूर एटलीस्ट 3 साल की एज में जाना चाहिए सबसे पहले बच्चे को लेकर। अगर उस बच्चे की नज़र कमज़ोर है फिर तो उसको 8 महीने 10 महीने के वक्फे से रेगुलर चेक कराएं टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। उसके अलावा अराउंड 40 ईयर्स हम सब की करीब की नज़र जो है ना वो गड़बड़ होना शुरू होती है, तो 40 ईयर्स के करीब दोबारा आइज़ को चेक कराना बहुत लाजमी है। ख़ास तौर ये पे कोई एक साल के बाद? नहीं, या जैसे एक इंडिविजुअल है उसकी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, तो जब उसकी एज 40 के करीब पहुंचेगी ना तो उसको एक दफ़ा आई साइट चेक करानी चाहिए, ओके, आई गॉट इट। क्योंकि 40 साल के करीब जाके करीब की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर होनी करीब शुरू की। होती है जी। मगर 40 साल की ही एज वो है जिसमें काला मोतिया और वगैरह वगैरह ये शुरू हो रहे होते हैं। अच्छा। और ये ख़ास जो ख़वातीन है उनमें ज़्यादा कॉमन है काला मोतिया। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसे ड्रॉप्स, कोई ऐसे क्रीम्स, आँख की कोई ऐसी वैसलीन, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली जो हम रात को लगा के सो जाएं या वो ड्रॉप डाल दें तो हमें ये चीज़ें ना हो, अल्लाह ना करे? अभी तक तो ऐसे कोई नहीं डेवलप हुई। अलबत्ता ये है कि अगर हम इन चीज़ों को अर्ली स्टेज पे पिक कर लें ना, अच्छा, तो फिर हम उनको मैनेज कर लेते हैं। किस और तरह से? बाज़ को हम मेडिकल ट्रीटमेंट से कर लेते हैं, ड्रॉप से कर लेते हैं। अच्छा, ड्रॉप से हो जाती है? जी, अगर ड्रॉप से किसी क्या हो की जाती है? अगर जो बच्चे जिनको मायोपिया है, जिनकी करीब की नज़र ठीक है, दूर की कमज़ोर जी। है, उनको अगर हम एक ड्रॉप्स आजकल बना के देते हैं तो उससे जिस तेज़ी से वो नज़र गिर रही होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल अब चीज़ शुरू हुई है। नंबर 2 ये कि अगर आँख के पर्दे पे नज़र शार्प ना इमेज तो आँख का पर्दा कमज़ोर हो जाता है, फिर बाद में आप जो मर्ज़ी करें नज़र बेहतर नहीं होती। तो इसलिए अगर हम वेल टाइम ऐसे बच्चे को पिक कर लें और उसको ग्लासेस लगा दें तो कम से कम हम आँख के पर्दे को सेव कर सकते हैं, और फिर बड़ी होकर उसको हम लेज़र करके या जो भी प्रोसीजर करके उसको ग्लासेस से रिमूव कर देते तो हैं। क्या चीज़ बेहतर रहती है? हम जब बच्चों की आंखें कमज़ोर हुई हैं तो उसके बाद ऐनक लगाएं, इंतज़ार करें कि थोड़ा सा 18 साल के हो जाएंगे तो लेज़र करवा लेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐनक तो बिल्कुल जैसे ही कंपल्सरी आपको है? पता चले जी लाजमी है लगवाएं, क्यों? ताकि आँख के जो पर्दा है उसके ऊपर क्लियर इमेज बनेगा, उस बच्चे की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सेकेंडली, आँख पर अगर क्लियर इमेज ना बने छोटी उम्र में अप टू द एज ऑफ 5-6 ईयर्स, तो आँख का पर्दा जो वो हमेशा के लिए वीक रह जाता है। ओके। बाद में फिर हम जो मर्ज़ी कर लें वो नज़र बेहतर नहीं होती। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक पे रहेंगे कि आंख कमज़ोर क्यों होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है, हमारे जो नंबर से बढ़ रहे हैं उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं और कैसे अपनी आंख को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और वो उसको जो है ना मतलब कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हम इसी पे बात करें। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे यहाँ पर आँख की कमज़ोरी के ऊपर। डॉक्टर साहब ये फ़ैशन लेंसेज जो हम यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, समटाइम्स किसी के नंबर के भी लेंसेज होते हैं, राइट?
तो इज़ दैट ओके टू यूज़? हमारी आंख ख़राब तो नहीं होगी? कुछ लोगों के केसेस हैं, सुनने में आता है आंख बंद करके सो गए थे, थोड़ी देर के लिए कहीं आंख लगी तो वो ऊपर खिसक गई, आंख के ऊपर चली गई, फिर उसका ऑपरेशन हुआ एंड ऑल दैट, सीवियर केसेस जो सुनने में आते हैं। तो इज़ दैट ओके, हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं? अच्छा, अब कॉन्टैक्ट लेंस देखें, एक आर्टिफिशियल लेंस है जो हम आँख के अंदर रख रहे हैं। अब आँख हमारी सबसे डेलिकेट चीज़ है, जी। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि क्या आप अपनी आँख के साथ ये रिस्क लेंगे कि कोई चीज़ उसके अंदर डाल दें फॉर आवर्स? दर्जा खूबसूरत तो- बहुत लगती है, क्या करें? कुछ तो जी। बताएं कोई हल। तो उसमें ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो भी, अव्वल तो उसको मिनिमम यूज़ रखें, ज़्यादा उसको रोज़ की डेली expensive बेस में ना करें, ठीक है। जी। सेकेंडली, हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का कॉन्टैक्ट लेंस यूज़। ओके। नंबर 3, इल फिटिंग कॉन्टैक्ट लेंस कभी ना इस्तेमाल करें। कौन से? यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस का साइज़ थोड़ा फ़र्क है आँख से, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस मूव करता रहेगा आँख के ऊपर और उससे आँख को डैमेज कर सकता है। अच्छा। नंबर 5 ये कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसको इंसर्ट करते हुए और रिमूव करते हुए हाथों की हाइजीन का एक्स्ट्रा केयर कीजिए। नंबर 6 ये है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस को जिस सॉल्यूशन में हम रखते हैं, प्रिजर्वेटिव, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि तकरीबन 40-50% लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं उन्हें उस सॉल्यूशन से एलर्जी हो जाती है और फिर उनको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो है ना कि कुछ लोग कुछ भी आदत होती है, आंखों को ऐसे रगड़ते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो आंखों को ऐसे मलना शुरू कर देते हैं, कोई डस्ट आंख के अंदर सेंटर वेंटर में चले तो नाखून भोंकते रहते हैं, नाखून भोंक के डस्ट को साफ कर रहे होते हैं। रगड़ तो बहुत ही है, और छोटे बच्चे रोते वक्त भी इतना रोते हैं, रगड़ते रहते हैं आंखों को। इससे कितनी आंखें मुतासर होती हैं बताइएगा? हाँ, नहीं, ये जो आँखों को ना, देखें, आँख जो है ना ये बॉल की तरह होती है, बिल्कुल गोल, और इसके अंदर हमारी आँख का पर्दा अटैच होता है। तो अगर आँख को ज़्यादा ज़ोर से रगड़ा जाए तो एक तो ये कि आँख के पर्दे को डैमेज हो सकता है, फिर जो हमारा लेंस है खुदा न खास्ता वो डिसलोकेट हो सकता है, फिर जो हमारी आँख का आना है वो बुरी तरह डिफॉर्म होता है जब भी हम इसको रब करते हैं। तो इसलिए आँख को रब जो है ना वो तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बाज़ लोग जो सुबह उठती, जैसे आपने ज़िक्र किया ना, करते हैं, उन्हें चाहिए आई स्पेशलिस्ट से मिलने के क्या वजह है कि उनको सुबह उठती ऐसे इचिंग या इरिटेशन फ़ील हो रही है कि दे फील लाइक रबिंग इट, तो वो उसको करके उसका इलाज करा लें ताकि उनको बार बार रब ना करना पड़े। एक और चीज़ है, जो आंखों के अंदर हमारे कभी साबुन चला जाता है, कभी फेस वॉश चला जाता है, वो भी इरिटेट करता है हमारी आंखों को। तो क्या ये भी आंख कमज़ोर करता है? ये सही नहीं है? नहीं, इससे आँख कमज़ोर तो नहीं होती, मगर वो इरिटेट करता है, और बाज़ ऐसे लोशंस होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। सो इसका बेस्ट ये है कि आम सिंपल साफ़ टैप वाटर से आँख को जेंटली वॉश कर लें, बजाय इसके कि कोई ड्रॉप्स डालें या कोई और मेडिसिन डालें, या अर्क के गुलाब बहुत पॉपुलर है लोगों में, वो डालें। उससे सबसे बेहतर जो है वो क्लीन टैप वाटर है, जो नलके का पानी है। हाँ, वो ये सबसे जो बेहतर। मेरे भाई आते हैं ना, ये सारे यहाँ पे जो बाइक पे आते हैं स्पेशली, तो इनके लिए भी कोई टिप बता दें देखने वालों को भी, क्योंकि इनकी आंख में ना जब बाइक पे आते हैं तो मिट्टी आ जाती है आंख में, फिर उसको साफ़ करने के लिए कोई ड्रॉप या कोई ऐसी चीज़ प्लीज़ हमें बता दें। ये तो आपने एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। ना सिर्फ मोटरसाइकिल बल्कि हमारे लोग जो काम कर रहे होते हैं ग्राइंडर से और इन चीज़ों से, वो नंबर 1 प्रोटेक्टिव गॉगल्स ज़रूर पहने। अच्छा। कई लोग होते हैं जो नहीं पहनते, और अगर छोटा सा भी लोहे का पीस जो है वो इस स्पीड से जाता है फिर वो आँख को डैमेज करता या है। पत्थर का भी, रेत का भी। जी, और यही हाल मोटरसाइकिल पर है। हाँ। तो इसलिए एक तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहने, नंबर 2 हेलमेट ऐसी पहने जिसके आगे शीशा हो। मुझे अंदाज़ा है कि गर्मियों में ये मुश्किल होता है, मगर आँख, और मैं लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने स्पेयर पार्ट्स नहीं भेजे हमारे जिस्म के साथ, अरे वाह। तो आँख के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें, और अगर साफ़ ठंडा पानी ना मिल सके तो किसी भी आई स्पेशलिस्ट से जाकर आर्टिफिशियल टीयर्स जो हैं वो ले लें,
और वो आइज़ में डाल लिया क्या करें। किसी बोल में बहुत सारा पानी भर के आंख को अंदर ऐसे ऐसे खोल खोल के कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे बेस्ट यही तरीका है आँख को वॉश करने का। है, मैं जो तो लोग मजाक कर रही थी, आप कह रहे हैं यही है वाकई? जो लोग यूं पानी मारते हैं ना आँख पे, हाँ, उसमें से 99% पानी आँख में नहीं जाता, क्योंकि रिफ्लेक्सली आँख पहले ही बंद हो जाती है। अच्छा, तो वो किसी बोल में किसी पानी भर बॉल के में ये अपने हाथ में यूं पानी जमा पानी भर करके के, हाँ। उसको अंदर आँख डालें, डिप करें और खोलें बंद करें, 2-3 दफ़ा आपकी आँख वॉश हो अरे जाए। वाह, बल्कि इसके अब तो खैर कम हो गए, पहले गैजेट्स मिलते थे बाकायदा आई ठीक। वॉश करने के लिए। इसी तरह लास्ट एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, बड़ी रहनुमाई होगी। मुझे बताएं, जो हम लोग ये मोबाइल वगैरह के जो गैजेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, अब इसमें एक लाइट होती है, आपने देखा है, अब अंधेरा है कमरा, मोस्टली रात को ही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे बैठते हैं। अब डार्क रूम है, इसकी लाइट तेज़ है जो कि फेस पे पड़ रही है, तो वो कितना नुकसानदेह, या फिर ठीक है हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने कमरे की लाइट क्या रखनी है, इसकी लाइट क्या, ये एग्जैक्टली ज़रा समझा दें। जी, ये जो लाइट है ना, इसको नाइट मोड पे रखना चाहिए। लाइट जो मोड पे। यल जी जो हम डार्क येलो मोड पे जाके रखें, ठीक है? जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हमारी लाइट है ना, ये हमारे ब्रेन के डायरेक्ट उस हिस्से को स्टिमुलेट करती है जो हमें सोते से जगाकर अलर्ट कर देता है। जी, तो इसी वजह से जब हम टेलीफोन यूज़ करते हैं सोने से पहले, उन लोगों की नींद डिस्टर्ब्ड रहती है, उनको रेस्टफुल नींद नहीं मिलती। नंबर 4 ये कि जब ब्राइट लाइट आँख में जाती है ना, तो जो आँख के अंदर की पिगमेंट्स हैं वो ब्लीच हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको फोकस करने में, देखने में दिक्कत होती है। और जैसे आपने कहा ना कि जब नज़र उठा के दाएं बाएं देखें तो टेम्परेरीली हमें लगता है कि सारा ब्लर हुआ हुआ है और कुछ सेकंड लगते हैं कि फिर नज़र बहाल हो। तो इसलिए अंधेरे में तो ये इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए आपकी बैग से लाइट आ रही हो, चाहे वो आपका टेलीफोन है, चाहे आपकी बुक है, चाहे जो भी काम करें, आपकी बैग से उसके ऊपर लाइट गिर रही हो, यह सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर You're अब्दुल welcome. राफ़े हमारे साथ थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। हमने ख़ास अपनी आंखों का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो देखती हैं, और मुझे तो कभी कभी लगता है आंखें सुनती भी हैं। इस बात पे हंसिएगा मत, कभी आपके कान बिल्कुल बंद हो ना, तो जो आप आँख से देख रहे होते हैं ना, तो आपको किसी के लिप्स की जो मूवमेंट होती है ना, उसके ज़रिए भी सुनाई अच्छी तरीके से दे जाता है। तो एनीवे, अपनी आंखों का काफ़ी ख्याल रखिए, अपने बच्चों की आंखों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया उन्हीं की आंखों से उन्होंने देखना है, आपकी आंखों से देखना है। तो तंदुरुस्त आंखें होना बहुत ज़रूरी है। आपसे मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।